दुनिया की बड़ी धड़कन। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। एक सवाल जो आपके जहन में पिछले कई दिनों से गूंज रहा होगा और वो सवाल है, क्या 7 दिन बाद खाड़ी में एक बार फिर से महायुद्ध छिड़ने वाला है? क्योंकि दोस्तों, तेहरान की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ा हुआ है। लाखों लोग रोते बिलखते अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। हर तरफ मातम है, आंखों में आंसू है और नारों में इंतकाम की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो अमेरिका का जश्न नहीं बल्कि ईरान का शोक और गुस्सा दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियां बन गया हो। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र अपनी 250 साल की यात्रा का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व की सबसे प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक आवाज को अंतिम विदाई दी जा रही है। वॉशिंगटन में आतिशबाजी हो रही है, लेकिन तेहरान में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दो देशों की दो तस्वीरें, दो भावनाएं और संदेश बिल्कुल अलग अलग। इस वक्त वैश्विक राजनीति की अब नई कहानी लिखी जा रही है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा के बीच तेहरान में अमेरिका विरोधी नारों की गूंज सुनाई दे रही है। अंतिम संस्कार में शामिल एक धार्मिक गायक ने डोनाल्ड ट्रंप की मौत की खुली मांग की, जिस पर लाखों लोगों ने समर्थन जताया। ईरान में इसे शहादत और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा है। ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की मांग वाले बैनर, पोस्टर और ग्राफिटी भी दिखाए गए। अमेरिकी प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। अमेरिका ईरान वार्ता भी फिलहाल रोक दी गई है और दोनों देशों के बीच तनाव अब चरम पर है। ईरान में अयातुल्लाह खामेनेई के जनाजे की अहम बातें क्या हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको समझाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। दरअसल 6 दिन तक ये राजकीय शोक चलने वाला है, जिस शोक की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें अब पूरी दुनिया के सामने हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 सप्ताह की छूट दी है, लेकिन तेहरान ने इसे अपमानजनक टिप्पणी बताया। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को लेकर प्रस्तावित बातचीत अब अंतिम संस्कार के बाद शुरू होगी। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता भी फिलहाल अभी ठंडे बस्ते में पड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो क्षेत्रीय अस्थिरता और ज्यादा बढ़ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के हालात क्या हैं, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। दरअसल 11 जुलाई को शांति वार्ता फिर से उम्मीद शुरू हुई। ईरान का युद्ध में 3000 से ज्यादा मौतों का दावा है, अरबों डॉलर की संपत्ति के नुकसान का दावा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ी हैं। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बरकरार है। तेल बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। ये उतार चढ़ाव लगातार जारी हैं और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये, अरबों डॉलर की संपत्ति के नुकसान का दावा तेहरान ने किया है और वो इसकी क्षतिपूर्ति यानी इसकी भरपाई अमेरिका से ही चाहता है। तो आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नौसैनिक गतिविधियां बढ़ी हैं और इन गतिविधियों का बढ़ना यह दर्शाता है कि आने वाले वक्त में खाड़ी देशों के बीच में कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। इस बीच ट्रंप के एक बयान ने दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। आपको बता दें, ईरान में खामेनेई के जनाजे में उमड़े जनसैलाब को लेकर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका चाहे तो ईरान के पूरे शीर्ष नेतृत्व को एक ही झटके में खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। तेहरान ने ट्रंप की टिप्पणी को उकसावे वाला और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के बहुत खिलाफ बताया है। जानकार मानते हैं कि इस बयान से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दूरी अब और ज्यादा बढ़ सकती है। खाड़ी क्षेत्र में पहले से जारी सैन्य सतर्कता के बीच इस बयान ने अब नए तनाव की आशंका को जन्म दे दिया है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या बयानबाजी वास्तविक टकराव में बदलेगी या फिर कूटनीति हालात को
संभाल पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो जंग लगातार जारी है, उस पर ईरान ने जो दावा किया है वो भी हम आपको बिग वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिर ईरान ने क्या दावा किए हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। ईरान की हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स की योजना है, जिसका अमेरिका खुलकर विरोध कर रहा है। अगली स्लाइड चेंज करिएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो दावे हैं, ओमान के साथ संयुक्त व्यवस्था पर चर्चा जारी है ताकि संयुक्त व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके। अगली ग्राफिक्स में हम आपको दिखाएंगे इस दावे को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। अमेरिका ने कहा कि आप टोल कतई नहीं लगा सकते इस रास्ते पर। अगली ग्राफिक्स हम आपको फटाफट दिखाएंगे ताकि आप हॉर्मुज पर ईरान के इस नए दाव को समझ सके कि आखिर ईरान कैसे हॉर्मुज पर नए दाव चल रहा है। यूरोपीय देशों में भी चिंताएं अब बढ़ना लाजमी है। ईरान ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दावे किए हैं, उन दावों के बीच बहुत सारे सवाल कि क्या अमेरिका इन बातों को, इन दावों को मानेगा, अमेरिका इन दावों को समझेगा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल राजर कोचर जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अयातुल्ला खामेनी की अंतिम विदाई और ईरान से आ रही वो तस्वीरें, मेजर जनरल राजन साहब मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। ये तस्वीरें क्या किसी बड़े जलजले का संकेत हैं? क्योंकि ईरान ने वहां पर करोड़ों लोगों की भीड़ जमा करके ये संदेश दे दिया कि विश्व में एक आवाज ऐसी है जो अमेरिका के इस एक्शन का खुलकर विरोध कर रही है। राजन साहब। जय हिंद। जय हिंद। वैभव और इस करोड़ी सिंह जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मैं इसको मानता हूं, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको नजरिया सामने आता है। वो है कि इस लड़ाई ने ईरान को जोड़ दिया है। बिकॉज पहले हम देखते थे इसको, ईरान में आपसी इतने तनाव हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट लोग सड़कों पे आए थे। आपने देखा था, आपने खुद देखा था कि प्रदर्शन हुए थे और इतने वहां पे अरेस्ट हुए थे और लोगों को फायरिंग हुई थी और मारा गया था। पर अब एक टोटली डिफरेंट सिनारियो में देखता हूं ईरान में, कि इस लड़ाई ने एक नेशनल सॉवरेनिटी को, एक नेशनल मैं इसको बोलता हूँ अवेकनिंग को, इसको जगा दिया है। और अब सारे लोग, अभी ऐसा लगता है, बिकॉज ये इसको विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इसको इंडिया से हमारे इस गवर्नर, बिहार के गवर्नर जनरल हसनैन भी थे वहां पे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये चीज एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इसको पहली चीज। दूसरा, जहां पे पीस समझौते की बात हो रही है, इसको मुझे लगता है वो जारी रहेगी। अब उसमें ऐसा कोई सेटबैक नहीं नजर आ रहा मुझे। और मैं क्यों बोलता हूं इस चीज को, क्योंकि इस अमेरिका इसको यहां से एग्जिट करना चाहता है किसी भी हालत। अब इसको अमेरिका के हालात आप देखिए, जो उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिस हिसाब से नेटो कंट्रीज ने उनका साथ नहीं दिया और गल्फ कंट्रीज भी उनको बहुत हिदायत दे रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की बहुत जरूरत है। और आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र किया। यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। स्टेट ऑफ हॉर्मूज तो एक है ही। दूसरा, आप ये देखते हैं कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हैं और उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया हुआ है, ईरान चाहता है कि यूएस एटलीस्ट जो कतार में जो इनका पैसा फंसा हुआ है $6 बिलियन, उसको रिलीज करे। बिकॉज उससे एक्चुअली क्या होगा, एक 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 ट्रस्ट डेफिसिट में देख रहा हूं अभी। इस ईरान यूएसए पे भरोसा नहीं करता। वो चाहता है कि कोई ऐसी चीज ट्रम्प से आए जिससे उनका भरोसा आगे बढ़े। इसलिए आप देखते हैं इस टाइप की स्टेटमेंट्स ईरान से आती। दूसरा है कि इसको न्यूक्लियर का मुद्दा आ जाता है, जिसमें एनरिचमेंट का भी बात होती है। उसको वो मुझे लगता है कि वो इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं है, उसको काफी टाइम लगेगा। और
ये जो 11 तारीख की टॉक्स है उसमें शायद ये रिजॉल्व नहीं होगा। राजन साहब, आपने तीसरा परमाणु कार्यक्रम का जिक्र किया है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान लगातार ये स्पष्ट रूप से कह चुका है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रमों से फिलहाल पीछे नहीं हटेगा। तो इन स्थितियों में जो ये डेडलॉक बना है, मुझे नहीं लग रहा है कि इस डेडलॉक को टूटना बहुत आसान है, वक्त लगेगा सर इसमें। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो इमीडिएटली रिजॉल्व नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि इसमें 10-12 और उससे ज्यादा भी 1 या 2 साल की टॉक्स सामने आएंगी, और जिस तरीके से ईरान इसको आगे लेके जाएगा वो बहुत डिपेंड करेगा। और दूसरा बहुत डिपेंड करता है इसराइल का रुख। बिकॉज मैं हमेशा मानता हूं, आपने ईरान और यूएसए की बात करी, अब इसमें इसराइल का और इसको लेबनान का भी डिस्कशन आना चाहिए, क्योंकि इसराइल लेबनान के ऊपर कोई भी ढिलाई नहीं करेगा और प्रॉक्सीज के ऊपर कोई भी ढिलाई नहीं करेगा, और ये ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक पेचीदा मामला आपको सामने आता है, जहां पे आप इसको यूएसए के साथ तो टॉक्स अपनी कर रहे हैं और एग्री कर रहे हैं, और इसको यूएसए हो सकता है कि 4-6 महीने में इसको वापस चला जाए, पर इसको इसराइल वाला मुद्दा इसको रिजॉल्व नहीं होगा। और और उसको ये मुझे ये लगता राज है साहब बहुत को भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिन प्रॉक्सियों को लेकर इजराइल संघर्ष कर रहा है मिडिल ईस्ट में, अगर आप पश्चिम एशिया में आएंगे तो करोड़ी साहब बहुत मुश्किलें हैं। क्योंकि ईरान इजराइल को लेकर, इजराइल का यह कहना साफ तौर पर कि वो हूती विद्रोहियों पर, हमास पर और लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक करता रहेगा, उनके अस्तित्व को मिटाने तक वो नहीं रोकने वाला है। दूसरी तरफ ईरान का यह कहना है कि वो अपने प्रॉक्सियों के लिए मजबूती से खड़ी हैं। और ये तस्वीर करोड़ी साहब, मुझे विश्वास है कि शायद आप देख पा रहे होंगे, यहां पर लाखों लोगों का पहुंचना, बीच सड़क पर रोना, मातम मनाना। तो मुझे नहीं लग रहा है कि स्थितियां बहुत क्लियर होने वाली हैं बहुत जल्दी। बहुत वक्त लगेगा और पेचीदगियां आने वाले वक्त में बढ़ेंगी ही। देखिए वैभव, आपने जो लास्ट में कहा कि पेचीदगियां बढ़ेंगी, निश्चित रूप से पेचीदगियां बढ़ेंगी। क्योंकि अभी तक होर्मुज था वो जंग का कारण नहीं था। 28 फरवरी को जंग शुरू हुआ तो होर्मुज की वजह से नहीं हुआ था। होर्मुज तो उससे पनपी हुई एक समस्या थी, लेकिन अगर आगे जंग होता है तो वो होर्मुज की वजह से होगा। लेकिन क्या जंग होगा? मुझे नहीं लग रहा कि आगे जंग की स्थिति बनेगी। अभी जो उनके मातम के लिए 1 हफ्ते का ये टाइम है, फ्यूनरल के लिए जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसमें ईरान ने अलग अलग देशों को बुलाया। यूरोपियन देशों में किसी को नहीं बुलाया, अमेरिका इजराइल को तो बुलाना नहीं था। तो जिन देशों को बुलाया उनके करीब करीब के डेलीगेशन गए हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है ईरानियन एजेंसीज की, 13 ऐसे देश हैं जिनको हमने बुलाया, वो नहीं आए। और उसके लिए ऐसी रिपोर्टिंग ईरानियन न्यूज एजेंसीज ने कही है, तस्नीम ने, कि रूबियो ने कुछ तो जो अरब कंट्रीज हैं उनको डायरेक्ट कहा कि आप नहीं जाओगे, और कुछ को अमेरिकन एम्बेसी से ये कहा कि अगर आप जाओगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रैक्टिकली उन्होंने धमकी दी, तो कुछ नहीं आए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो हैं। ये केवल फ्यूनरल की एक्सरसाइज नहीं है, वो प्रोसेस नहीं है। इसमें अलग अलग देशों के डेलीगेशन जब गए उनको अपना ट्रिब्यूट और होमेज पे करने के लिए, तो कुरान की जो आयतें पढ़ी गई वो सबके लिए अलग अलग हाँ, थी। बिल्कुल। और जिस देश का जो रोल है उसके अकॉर्डिंग आयात थी। और दूसरा महत्वपूर्ण यह कि सऊदी अरब को बुलाया नहीं था, और बिना बुलाए सऊदी अरब का एक हाई लेवल का डेलीगेशन गया डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की लीडरशिप में। तो सऊदी भी मुझे लगता है कि अब ईरान से अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इस पूरे मामले को देखूं, ये 4 महीने के मामले को, तो इसमें ट्रंप को जब युद्ध जंग शुरू हुआ तो उसके पहले दिन जो 12 घंटे तक हुआ तो उनको ये एहसास था कि यहाँ सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि 900 के करीब स्ट्राइक की। लेकिन उसके बाद उनको एहसास हुआ कि इजराइल ने ट्रैप कर लिया है, तो फिर वो निकलने के लिए प्रयास करने लग गए। अब उन्होंने जो समझौता किया है उसमें भी उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं गलती हो गई। एक तो इजराइल को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया। जो अमेरिका इजराइल की लॉबी है अमेरिका में वो बहुत नाराज है। दूसरा यह है कि ये जो एमओयू किया है
इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ईरान के क्लियर कट फेवर में हैं। ये ट्रंप साहब को अब रियलाइज हो गया, इसलिए 17 तारीख को सिग्नेचर के बाद में तत्काल उन्होंने रूबियो को यहाँ पे वेस्ट एशिया में भेजा, विशेष रूप से बहरीन, कुवैत और यूएई। और वहां पे जो इसकी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें रूबियो ने स्पेशल पार्टिसिपेशन किया। और यही नहीं, सेंटकॉम ने और 12 जो इस एरिया के पश्चिमी एशिया के देश हैं उनकी एक सिक्योरिटी डायलॉग किया उन्होंने अभी इसी महीने के शुरू में। वो इसलिए किया गया है कि ईरान से अगर आगे जंग होता है तो इन सबको हम साथ लेके चलें, क्योंकि पहले ट्रंप साहब को ये रियलाइज हुआ कि हमने गलती कर दी, हमारे जो सहयोगी थे उनसे कंसल्ट नहीं किया, उस समय भी नहीं किया, और अभी इन्होंने जो एक एमओयू किया उसमें भी नहीं किया। तो अब वो ये चाहते हैं कि इन सब को कंसल्ट करके एमओयू को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और ये एमओयू है वो ईरान के क्लियर कट फेवर में है, क्योंकि होर्मुज को लेके वो कह तो रहे हैं कि ईरान होर्मुज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जहाजों को जाने नहीं दे रहा है, लेकिन एमओयू का 5वां पॉइंट है उसमें ईरान को उन्होंने पूरी ऑटोनॉमी दे रखी है कि होर्मुज को ईरान डिसाइड करेगा, उसमें अमेरिका का रोल नहीं है। 5वां पॉइंट इसी में एमओयू में है। तो ईरान तो ये चाहता है कि इसको हम लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करें एमओयू को, क्योंकि ईरान में भी तो विरोध हो रहा है वहां की लीडरशिप का। क्यों? वो तो ये कहते हैं कि इजराइल और अमेरिका शैतान है, शैतान से कोई समझौता नहीं हो सकता। फिर भी अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, जो एमओयू के बेसिस पे आगे बातचीत चलती है, तो भी अमेरिका की स्थिति बहुत कमजोर है। अब ऐसी स्थिति में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, मुझे लगता नहीं कि करोड़ी MOU साहब, पूरी बिल्कुल तरीके इस से स्थिति में implement होगा। कैसे आगे बढ़ा जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजू साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जब बात आत्मसम्मान की आती है, ये तस्वीरें ईरान के लोगों के आत्मसम्मान को दर्शाने के लिए काफी हैं। और जैसे वहां पर बुत रखे गए थे, ये पूरे खामेनेई परिवार के, उस बुत के जरिए ये आत्मसम्मान की लड़ाई ईरान ने बताया है। और इजराइल आत्मसम्मान की लड़ाई जिस ग्रेटर इजराइल को लेकर लड़ रहा है, धार्मिक स्थिति में, धार्मिक आस्था के आधार पर अगर देखें तो इजराइल जिस ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो अपने आत्मविश्वास से इस लड़ाई को देख रहा है। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर को लेकर और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर जो स्थितियां हैं, हम आत्मसम्मान की लड़ाई उसे मानते हैं। जब आत्मसम्मान जुड़ जाता है सर, तो रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो इजराइल किस जगह पर रुकेगा? इन तस्वीरों के बाद ईरान कहां पर आपको रुकता हुआ नजर आ रहा है? रान साहब, देखिए वैभव, मैं एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, बिकॉज ये जो भी करंट अफेयर्स है, ये सारी चीजें आपकी चलती रहती है, बट इसका जो स्ट्रेटेजिक के ऊपर, स्ट्रेटेजिक थॉट के ऊपर कोई एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इजराइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप इसको देखिए, इजराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है और इजराइल ने इस एमओयू को क्यों रिजेक्ट किया है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जो उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इस एमओयू ने एड्रेस नहीं किया है। सबसे पहले जो सिक्योरिटी कंसर्न इजराइल का ये था कि इसका मिसाइल प्रोग्राम, इसका ईरान का, देखिए आज इसको इजराइल के ऊपर मैक्सिमम नुकसान इस ईरान की मिसाइल्स ने किया है, और वो नहीं चाहता कि इसकी मिसाइल पावर, और इजराइल, अगर आप इसको फॉलो कर रहे होंगे तो बार बार इसको मिसाइल्स को जो प्रोग्राम को रोकने की बात कर रहा था ईरान की, बट वो एक नॉन नेगोशिएबल था ईरान के लिए, बिकॉज ईरान के पास और क्या है ताकत। अब उसके पास ग्राउंड आर्मी तो है नहीं ज्यादा, उसके पास एयरफोर्स कुछ नहीं है, तो उसके पास ड्रोन और मिसाइल्स ही तो है जिससे वो हमला कर सकता है। तो वो इस ताकत को क्यों कम करे? तो ये एक पहली चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। दूसरा, एक इसको इजराइल की अगर हम बात करें तो आज इजराइल का कंसर्न क्या है, क्योंकि अगर आप इजराइल को देखें तो वो इतना बड़ा देश नहीं है, और उसके जो नेबर्स देखें, तकरीबन मैं ये मानता हूं कि सारे उसके नेबर्स हॉस्टाइल हैं। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें? देखो, हम डिस्कशन में ना, मैं इसको बहुत डिस्कशन में रहा हूं किरोड़ी जी के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी, सब लोग ईरान 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 बोलते हैं, बट किसी को इजराइल का जो
दर्द है वो दिखाई नहीं दे रहा। बिकॉज इसराइल क्यों कर रहा है ये इसकी कोई वजह होगी ना कि इसराइल अपने आप को जो इतना अपना सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है उसकी कोई वजह होगी। और इसीलिए आप देखते हैं सीरिया में, अगर आपने 1-1.5 साल पहले देखा था जब सीरिया में असाद को निकाला गया था और ये जो दूसरी हुकूमत आई थी जिलानी की और एक्सेट्रा, तो यहाँ पे इसराइल ने मौके का फायदा उठाया और इसराइल ने अपने गोलन हाइट्स को जो ऑलरेडी उसने कैप्चर कर रखे उसने और 40 किलोमीटर अंदर चला गया। क्यों गया वो? वो इसलिए गया क्योंकि हजबुल्ला का जो सप्लाई रूट था वो इराक के थ्रू आता था, ईरान इराक, और यहां से वो लेबनान में जाता था, वो उसने बंद कर दी। दूसरी इंपॉर्टेंट अगर आप इसको डेवलपमेंट देखें तो इसराइल का वेस्ट बैंक में देखिए कि पिछले 1 साल में इसराइल ने क्या किया। वेस्ट बैंक में 112 नई सेटलमेंट्स उसने जूस की बनाई 1 साल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करना, बिकॉज वहां पे वो एक डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहता है कि वेस्ट बैंक और जेरूसलम, और जो लोग बात करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, ये इसको फलाना ढिमका, इसराइल ने उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया और वो नहीं चाहेगा ये 2 स्टेट सोल्यूशन कभी भी आए। तो इसलिए उसने वेस्ट बैंक में अपना पूरा डोमिनेशन की ऑलरेडी अपनी एक भूमिका बना दी। तीसरा, लेबनान बॉर्डर पे आप आ जाइए। अब बार बार हजबुल्ला ने अटैक किया इसको। इसराइल के जो लोग बॉर्डर पे रह रहे थे आज वहां पे नहीं रह रहे, वो पीछे चले गए, रेफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं इसराइल में। अब इसराइल चाहता है कि ये लोग अपने अपने घरों में वापस आए। और इसको कैसे आएंगे ये लोग? बिकॉज जब तक आप लेबनान में बफर जोन नहीं बनाएंगे, आगे नहीं ले जाएंगे, और हम एक लटानी रिवर की बात करते हैं, ब्लू लाइन की बात करते हैं, ये तो और आगे जाएंगे। अगर आप इसको इसकी एक मिलिट्री असेसमेंट में करूं तो इसराइल का जो मिलिट्री कैंपेन है वो काफी महीने तक और चलेगा, वो इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और वो एक के बाद एक अपनी इसको ऑब्जेक्टिव्स को वहां पे हासिल कर रहे हैं और उनको सक्सेस मिल रहा है। और कोई भी फौज, एक फौजी की तरह अगर मैं बात करूं तो कोई भी फौज अगर उसको सक्सेस मिलता है तो वो अपनी फौज को रोकेगी नहीं। और इस जो भी प्रेशर इसराइल पे आप डालें, अमेरिका तो एक स्टेटमेंट देता है, बट आप जानते हैं अमेरिका और इसराइल के रिलेशंस कैसे हैं। वो इतने साहब तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि बॉस कौन है ये पूरा विश्व जानता है जी। तो वो बहुत मजबूत रिलेशन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वो इन स्टेटमेंट जो हम मीडिया एरिया में सुनते हैं कि इसको नेतन्याहू को डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इट इज नो मीनिंग नाउ। इसको लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि नेतन्याहू वो इसको अमेरिका विजिट कर रहे हैं और उसको वहां पे आई थिंक ये सारी चीजें अपनी सेटल कर लेंगे। और इसीलिए मैं अपना एंड इस अपने स्टेटमेंट को एंड करता हूं कि मैं इसको देखता हूं कि वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट आप बुला लीजिए जैसे अमेरिका उसको बुलाता है, यहाँ पे जो तनाव है कभी खत्म नहीं होगी। बिकॉज आज अमेरिका वापस चला जाएगा, ठीक है, अमेरिका वापस चला गया बिकॉज उसकी मजबूरी थी। अब इसको ईरान बोलेगा मैं लड़ाई जीत गया, वो भी ठीक है, बिकॉज एक नैरेटिव आपके सामने ऐसा ही आएगा। बट अल्टीमेटली क्या ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई? क्या इसको यहाँ पे एक पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ? इसको नहीं हुआ। और इसको इजराइल कभी भी रिकंसाइल नहीं करेगा ईरान की ताकत को, और वो टाइम पे टाइम अपना मोसाद को और अपनी एजेंसीज को लगाता रहेगा कि जो ईरान के IRGC के लीडर्स को खत्म करना, उनके साइंटिस्ट को खत्म करना, उनकी ताकत को खत्म करना। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि अमेरिका की सपोर्ट अब इसको एक अमेरिका ने चाइना से एक सीख ली है। जैसे चाइना ने सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करी पीछे से और डायरेक्टली नहीं आए, आने वाले वक्त में आप देखेंगे अमेरिका कभी भी डायरेक्टली ईरान के अगेंस्ट नहीं आएगा। वो इसको इजराइल के थ्रू एक प्रॉक्सी, उसको एक जैसे पाकिस्तान प्रॉक्सी है चाइना का, अब इसको इजराइल विल बी अ प्रॉक्सी टू अमेरिका। जो भी सपोर्ट अमेरिका को देना है वो इसको इजराइल को देगा और इस ईरान को कमजोर करने की कोशिश करेगा। पूरी कोशिश करेगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। आपको बता दें लगातार जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के बीच अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आगे होगा क्या। स्थितियां ठीक होंगी, चीजें और उलझेंगी, या फिर हालात
बहुत सही रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर की, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर